कोविड-19 के खतरे के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की त्वरित प्रतिक्रिया 2019 में चीन के वुहान से दुनिया के हर कोने में फैलने वाली इस वायरल बीमारी से लड़ने में ऐतिहासिक दृष्टि से अभूतपूर्व रही है। लेकिन इसमें काफी चुनौतियां भी रही हैं। भारत और दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को हुए नुकसान को देखते हुए ऐसे प्रयास सराहनीय है। वास्तव में अप्रैल 2021 में हमारे देश में दूसरी कोविड लहर आने के बाद सरकार और निजी क्षेत्र ने इस बीमारी से लड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत के सार्वजनिक और निजी संस्थानों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण नवाचार और सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें कोविड डिटेक्शन किट से लेकर उपचार के लिए दवाएं, औषधीय प्रोटोकॉल, बीमारी के प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके खोजने, ऑक्सीजन की आपूर्ति में तेजी लाने और रिकॉर्ड समय में टीकों का विकास करना शामिल है। भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है और पिछले 4 महीनों में हमने अपने 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया है। ये संख्या रोज बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत की आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 के अंत तक देश की अधिकांश आबादी को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ टीकाकरण की दर को बढ़ाने का संकल्प लिया है। From 16th January till 31st of July, the country would have procured almost 16 जनवरी से 31 जुलाई तक भारत लगभग 51 करोड़ वैक्सीन की खुराक खरीदेगी। इसमें निश्चित रूप से वे टीके शामिल हैं जो भारत सरकार और गैर सरकारी माध्यम द्वारा खरीदे जाएंगे। लगभग आधा दर्जन से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से बात करने के बाद हमारा अनुमान है कि अगस्त से दिसंबर के बीच हम देश के लिए 2 बिलियन से अधिक यानी लगभग 216 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे और यह संख्या शायद देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हर वयस्क को टीका लगाने के लिए पर्याप्त है। This number may be sufficient to vaccinate almost every adult in the country above 18 years of age. विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम कोविड-19 के नए स्वीकृत हुए टीकों पर एक नजर डालेंगे, जिनमें रूसी स्पुतनिक वैक्सीन और अपने तीसरे फेज के परीक्षण के करीब पहुंची कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन ज़ायकोव-डी है। इसका उत्पादन जून 2021 में शुरू होने की संभावना है। हम इन टीकों की मूलभूत जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ये कोवैक्सिन और कोविशील्ड से किस तरह अलग है। हम आपको भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई 2 आपातकालीन दवाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिनमें DRDO की एंटी कोविड ओरल ड्रग 2DG और जायडस कैडिला की विराफिन दवा शामिल है, जिसकी एक खुराक कोविड-19 संक्रमण के इलाज में वयस्कों को इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। अब ये एक स्थापित तथ्य है कि हमारे पास कोविड-19 वायरस के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार वैक्सीन है, क्योंकि ये SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करके हमें बीमारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। टीकाकरण के माध्यम से प्रतिरक्षा विकसित करने का मतलब है बीमारी और उसकी वजह से विकसित होने वाले जोखिम को कम करना। वायरस के शरीर में घुसने पर ये प्रतिरक्षा शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करती है। जब किसी को टीका लगाया जाता है तो उसके टीके से संबंधित रोग से सुरक्षित होने की ज्यादा संभावना होती है, लेकिन सभी को टीका लगाना संभव नहीं होता। कैंसर या HIV जैसे अंतर्निहित स्वास्थ्य वाले लोगों की प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर होती है और जिन्हें वैक्सीन के कुछ घटकों से गंभीर एलर्जी होती है, वो भी टीका नहीं लगवा सकते। लेकिन यदि उनके आसपास रहने वाले अन्य लोगों को टीका लगाया जाए तो उनकी भी रक्षा की जा सकती है। जब किसी समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र के कई लोगों को एक निश्चित अवधि के भीतर बड़ी संख्या में टीका लगाया जाता है तो रोगजनक और वायरस आसानी से नहीं फैल पाते और इससे वायरस श्रृंखला टूट जाती है। इससे संक्रमण का प्रसार रुकता है। इस प्रक्रिया को मोटे तौर पर सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है।
We're also learning from all the different clinical हम trials. शुरू किए गए टीकों के विभिन्न नैदानिक परीक्षणों से भी सीख रहे हैं, विशेष रूप से वे टीके जो उपयोग के लिए सिद्ध हो चुके हैं और साथ ही उन वैक्सीन रोल आउट से भी जो विभिन्न देश अपनी आबादी में कर रहे हैं और वे वास्तव में उस प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं जो इन टीकों से उनकी आबादी पर पड़ रहा है। और इसलिए हमने देखा है कि अधिकांश टीके गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु को रोकने में बेहद प्रभावी है और यह अब तक का अध्ययन किए गए सभी टीकों में सच है। तो ये वास्तव में महत्वपूर्ण है और यही हम चाहते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जितने अधिक लोग टीकाकरण करवाते हैं और वायरस के खिलाफ अपनी प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, तो वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने और बढ़ने की संभावना उतनी ही कम होती है और इस प्रकार हम वास्तव में अधिक उत्परिवर्तन और अधिक रूपों की संभावना को कम कर रहे हैं। More mutations and more variants. कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों टीके सबसे आगे हैं। कोवैक्सिन को पूरी तरह भारत में हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। दूसरी ओर कोविशील्ड इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल फर्म एस्ट्रोजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन है। भारत में इसका भागीदार पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट है, जो कोविशील्ड नाम के ब्रांड के तहत भारत में AZD1222 वैक्सीन का निर्माण कर रहा है। ये दोनों टीके 2 खुराक वाले टीकों के रूप में काम करते हैं, जिन्हें कुछ हफ्तों के फासले पर लगाया जाता है। दूसरी खुराक को बूस्टर शॉट के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें बीमारियों के खिलाफ निरंतर प्रतिरक्षा हासिल करने के लिए दिया जाता है। उन्हें बाह की ऊपर मांसपेशियों में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है। दोनों कोविड-19 के टीकों को न तो सब जीरो तापमान पर भंडारण की और न ही किसी पुनर्रचना की आवश्यकता होती है। ये मल्टी डोज शीशियों में तरल रूप में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के भीतर स्थिर रहते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच का समय अंतराल 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी खुराक पहली के 4 से 6 सप्ताह बाद ली जा सकती है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो चिंपैंजी में पाए जाने वाले एक एडेनोवायरस CHAD0X1 के उपयोग से बनी है। ये स्पाइक प्रोटीन देती है और इस प्रकार एक जीवित वायरस के प्रति एक सहनीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। कोवैक्सीन में निष्क्रिय वायरस स्ट्रेन का उपयोग होता है। इसमें मृत वायरस से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया जाता है। अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोविड-19 को हर हाल में हराने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को स्वीकृत किया है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टीकों के लिए भी तेजी से मंजूरी दी है। स्पुतनिक वी एक एडेनोवायरस आधारित टीका है और इसकी संरचना कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अलग है। स्पुतनिक वी को गैम कोविड वैक के रूप में भी जाना जाता है। ये 2 अलग अलग एडेनोवायरस AD26 और AD5 का एक संयोजन है। ये ऐसे वायरस हैं जो मनुष्य में सामान्य सर्दी के कारण पैदा होते हैं। इन एडेनोवायरस को उपचार के लिए SARS-CoV-2 के साथ संबंध किया जाता है, जो शरीर को इसके खिलाफ त्वरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करता है। भारत की प्रमुख दवा कंपनियों में से एक हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने भारत में इस टीके के निर्माण के लिए औपचारिकताएं शुरू कर दी है। स्पुतनिक इंजेक्शन में पहली और दूसरी खुराक की वैक्सीन के लिए 2 अलग अलग संस्करणों का उपयोग होता है और इनके बीच 21 दिनों का गैप दिया जाता है। कोविशील्ड में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस CHAD0X1 को इंसानी कोशिकाओं में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जाने में सक्षम बनाने के लिए संशोधित किया गया है। ये ठंडा वायरस मूल रूप से रिसीवर को संक्रमित नहीं कर सकता, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे वायरस के खिलाफ एक तंत्र तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। ये टीका चिंपैंजी के एक सामान्य सर्दी के वायरस एडेनोवायरस के कमजोर संस्करण से बनाया गया है। इसे कोरोना वायरस की तरह दिखने के लिए संशोधित किया गया है, फिर भी इससे बीमारी नहीं हो सकती। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के उपयोग से तैयार किया गया है। ये कोवैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक से बिल्कुल अलग है। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी दोनों एडेनोवायरस टीके हैं, जबकि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस टीका है।
कोवैक्सीन इज ऑन अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म व्हिच इज कोवैक्सीन पारंपरिक रूप से तैयार हुई है। इसमें निष्क्रिय वायरस है। इसी पद्धति से पहले कई अन्य टीके भी विकसित हुए हैं और उनका उपयोग हो रहा है। हालांकि कोविशील्ड और स्पुतनिक वी पूरी तरह से नए पद्धति पर आधारित टीके हैं। हमारे पास वेक्टर के विभिन्न रूपों के माध्यम से लिया गया वायरस का एक हिस्सा है जिसे वेक्टर पर लिया जाता है। कोविशील्ड के मामले में ये एडिनो वायरस है और स्पुतनिक के मामले में ये इंसानी एडिनो वायरस है। इन वेक्टर वायरस की भूमिका यह है कि ये इंसानी शरीर में कोरोना वायरस का एंटीजेनिक हिस्सा लेते हैं। मानव शरीर इसकी पहचान करता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, जिससे एंटीबॉडी का गठन किया जाता है। इसलिए दोनों टीके व्यक्ति के बीमार पड़ने से पहले ही उसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल इवन बिफोर पर्सन बिकम्स सिक। इनएक्टिवेटेड टीके मृत या निष्क्रिय वायरस और बैक्टीरिया से बने होते हैं, इसलिए ये लाइव लेकिन क्षीण टीकों से भिन्न होते हैं जिनमें बहुत कम वायरस लोड होता है। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और NIV यानी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए इनएक्टिवेटेड टीकों में मृत वायरस के जांचे परखे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। कोवैक्सीन को निष्क्रिय कोरोना वायरस से बनाया गया है, जिससे इसे शरीर में इंजेक्ट करना सुरक्षित हो जाता है। इसके शरीर में जाने पर प्रतिरक्षा कोशिकाएं मृत वायरस को भी पहचान सकती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित होती है। कोवैक्सीन की भी 2 खुराकों में लगभग 4 से 6 सप्ताह का फासला रखा जाता है। बच्चों को दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एक सामान्य उदाहरण है। इसी तरह फ्लू वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन भी निष्क्रिय वायरस के टीके हैं। कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वेक्टर आधारित टीके हैं। ये वायरस के विशिष्ट उपभागों को प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित वायरस का उपयोग करते हैं, जिसे प्रोटीन भी कहा जाता है। ये टीके बिना रोग पैदा किए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए रोगजनक के विशेष भागों को बनाने के लिए इनमें एक सुरक्षित वायरस को डाला जाता है। सुरक्षित वायरस शरीर में प्रोटीन पहुंचाने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है। इससे प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। वायरस हमारी कोशिकाओं में घुसकर उन पर आक्रमण करता है और उन पर अपनी जीनोमिक सामग्री छोड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी कोशिकाओं का DNA हमारी कोशिकीय मशीनरी को अपने फायदे के लिए हाईजैक कर लेता है और यह वास्तव में उससे DNA को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करता है और उससे प्रोटीन बनाता है। तो टीके के मामले में यही होता है, वो स्पाइक प्रोटीन बनाता है। हमारी कोशिकाएं बहुत से स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करना शुरू कर देती हैं और उन स्पाइक प्रोटीन को हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर से बाहरी यानी विदेशी चीज के रूप में देखती है और इसी तरह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उन प्रोटीनों के खिलाफ एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा स्मृति विकसित करती है। तो मूल रूप से कोविशील्ड और स्पुतनिक वी दोनों वायरल वेक्टर टीके हैं जो एक एडेनोवायरस वेक्टर को नियोजित करते हैं। वेक्टर एक प्रकार का वायरस है जो नोवेल कोरोना वायरस के एक टुकड़े को मानवीय कोशिकाओं तक ले जाता है। यहाँ ये टुकड़ा प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को सेट करता है, जिससे आखिरकार SARS-CoV-2 के लिए विशिष्ट एंटीजन का उत्पादन होता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को आकर्षित करता है। सभी टीकों का एक ही मूल्य लक्ष्य होता है, एक विशिष्ट खतरे को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर की सुरक्षा को प्रशिक्षित करना। एडेनोवायरस क्या है? एडेनोवायरस एक बहुत ही सामान्य वायरस है जो साल भर के लिए किसी भी मौसम में इंसान को संक्रमित कर सकता है। इंसानों में एडेनोवायरस से आमतौर पर सामान्य सर्दी और गले में खराश जैसे हल्के श्वसन संक्रमण होते हैं। कंजंक्टिवाइटिस या आंखों के अस्तर की सूजन भी एक प्रकार के एडेनोवायरस के कारण ही होती है। एडेनोवायरस मध्यम आकार के वायरस होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम होते हैं। उनका आकार 90 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, जो 1 सेंटीमीटर का लगभग 0.10 लाखवां हिस्सा होता है। एडेनोवायरस पहली बार 1953 में रोव और उनके सहयोगियों द्वारा इंसान की नाक के पीछे की तरफ एडेनॉइड ऊतक में खोजे गए थे। एडेनोवायरस को स्तनधारियों में बड़े जीन या वैक्सीन एंटीजन पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट वेक्टर माना जाता है, क्योंकि उनमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने की क्षमता होती है।
ये वायरस चिंपैंजी से लेकर इंसानों तक कई तरह की स्तनधारी प्रजातियों से अलग है। 52 प्रकार के एडेनोवायरस मौजूद हैं, जो विशेष रक्त परीक्षण से पहचाने जा सकते हैं। फिलहाल एडेनोवायरस आधारित टीके विकसित किए जा रहे हैं और इनका विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे कि तपेदिक, HIV एड्स और मलेरिया के खिलाफ चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। एडिनोवायरस वेक्टर यह मूल रूप से केवल एक वायरस वेक्टर है, लेकिन यहाँ हम उन टीकों को विकसित करने के लिए वायरस के एक विशिष्ट परिवार का उपयोग करते हैं। इसे एडिनोवायरस परिवार कहा जाता है। यह सर्वव्यापी है और बहुत ही सामान्य वायरस है। इनका एक बड़ा परिवार है। अगर हम इंसानों की बात करें तो इस वायरस के लगभग 88 अलग अलग सीरोटाइप हैं, जो मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं और इनसे आमतौर पर बहुत हल्का संक्रमण होता है, जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम या आंखों का गुलाबी होना। इनसे इसी तरह के संक्रमण होते हैं। इसलिए हम टीके को विकसित करने के लिए इस प्रकार के एडिनोवायरस का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम बिल्कुल वही करते हैं, यानी पहले हम उन्हें संशोधित करते हैं और उन्हें हानि रहित बनाते हैं। फिर उनमें बीमारी से संबंधित जीन डाले जाते हैं, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इसके खिलाफ एंटीजन बनाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। वांछित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने और वायरल एंटीजन को मेजबान कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए एडेनोवायरल वेक्टर का उपयोग करने के कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए ऐसे जीनोम का लाभ उठाने के लिए जो अपेक्षाकृत बड़े आकार और अच्छी विशेषता वाले होते हैं, इनमें किसी जीव की आनुवांशिक सामग्री और DNA होता है। एडेनोवायरस में आनुवांशिक रूप से हेरफेर करना आसान है। एडेनोवायरस से इंसानों में हल्का संक्रमण होता है और इनकी वायरल प्रतिकृति को आनुवंशिक संशोधनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एडेनोवायरस आधारित टीके ज्यादातर सुरक्षित होते हैं और इनके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं। कम समय में भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण भाग का टीकाकरण करने के लिए बड़ी विनिर्माण क्षमता, व्यापक रसद और भंडारण ढांचे की जरूरत है, जो कई संस्थाएं ही उपलब्ध करा सकती है। भारत में अभी 2 और वैक्सीन अपने अंतिम चरण में हैं और लॉन्च होने वाली है। इनमें अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की ज़ायकोव-डी का जून 2021 में पूर्ण उत्पादन शुरू होने की संभावना है और दूसरी है पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स HGCO-19। जायडस कैडिला कोविड-19 के खिलाफ उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है, जिसमें कोविड की परीक्षण किट और हाल ही में विराफिन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। ये एक कोविड रोधी दवा है। विराफिन की एकल खुराक वयस्कों में मध्यम कोविड-19 संक्रमण के इलाज में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के परिणामों से पता चला है कि विराफिन द्वारा इलाज के लिए 91.15% रोगियों की RT-PCR रिपोर्ट 7 दिनों में ही नेगेटिव आ गई थी। इसके उपचार से रोगियों में पूरक ऑक्सीजन के समय में भी काफी कमी आ जाती है। ये काफी अहम बात है कि जायडस कैडिला ने ज़ायकोव-डी नाम की एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद ये नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेश में विकसित दूसरा टीका होगा। जल्द ही ज़ायकोव-डी अपने तीसरे चरण के परीक्षण प्रोटोकॉल को पूरा करेगी, जिसमें मई 2021 के अंत तक 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जल्द ही वैक्सीन का उत्पादन शुरू होने की संभावना है। ज़ायकोव-डी एक DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है, जो टीकाकरण की दुनिया में एक नया तरीका है। जबकि परंपरागत टीके शरीर में प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया के लिए आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें mRNA या मैसेंजर RNA का उपयोग नहीं होता। इसके बजाय इसमें प्लाज्मिड DNA का उपयोग होता है। प्लाज्मिड DNA के छोटे गोलेकार टुकड़े होते हैं। ये मेजबान के गुणसूत्र या मुख्य DNA की स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाते हैं। ये आमतौर पर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, जैसे कि किसी विशेष वातावरण में किसी रसायन के स्तर की निगरानी करना या कुछ विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करना। जायडस कैडिला DNA वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। इस प्रकार हम पहली बार इस तरह के टीके का उत्पादन करेंगे। वायरस म्यूटेंट करता है, इसलिए हम वायरस को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। इसकी खूबी यह है कि यह सीधे प्रोटीन से कोड कर सकता है, इसलिए इसमें एरर की संभावना रहती है। इसमें कोई प्रूफ रीडिंग की तरह सुधार तंत्र नहीं है, जो वायरस में बहुत प्रभावकारी होता है। इसलिए अधिक से अधिक म्यूटेशन इसमें जुड़ जाते हैं। तो इसकी खूबी यह है कि यदि कोई भी म्यूटेंट लोगों में उभरेगा
तो आप भी इसे उसी के अनुसार बढ़ा सकते हैं और इससे एंटीबॉडी उत्पन्न होंगे। और इसे पानी में घोलकर मुंह से लिया जाता है। The world need more number of vaccines. इस वक्त दुनिया को अधिक संख्या में टीकों की जरूरत है, क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा आबादी का टीकाकरण करना चाहते हैं। इसलिए नए और पुराने प्लेटफॉर्म पर अनुसंधान तेज हुए हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा और प्रभावकारिता से कोई समझौता ना किया जाए। एक साथ काम करने से यह संभव हो सका है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकारों ने ली और उन्होंने वैक्सीन अनुसंधान और विकास पर निवेश करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वैक्सीन के अनुसंधान और विकास पर जितना काम पिछले 15 महीनों में हुआ है, उतना एक दशक में भी नहीं होता। अगर महामारी ना होती तो शायद प्रगति ना होती। हमने महामारी में बहुत कुछ झेला है। ये वक्त का तकाजा है जिससे अनुसंधान और टीकों के विकास को तेज करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसे जारी रखने की आवश्यकता है। अगले कुछ महीनों में भारत और विश्व की कोविड-19 वायरस के उन्मूलन में लड़ाई और तेज हो जाएगी, क्योंकि बेहतर दवाएं विकसित हो रही है और हम टीकों के निर्माण में तेजी ला रहे हैं। लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने हमें सिखाया है कि हमें सुरक्षा के उपायों में ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस तेजी से फैलता है। अगर हम लापरवाही बरतेंगे और सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाएंगे तो ये वायरस तेजी से फैलेगा। सरल वैज्ञानिक उपायों से इसके प्रसार को रोका जा सकता है, जैसे कि डबल मास्क पहनना, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखना, सैनिटाइज करना और नियमित रूप से हाथ धोना। अगर सरकारी नजरिए से देखा जाए तो भविष्य में आने वाली कोविड की किसी भी लहर से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण में उल्लेखनीय वृद्धि करना और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना समय की मांग है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में हमारे इतिहास का ये चरण हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देना और फार्मास्यूटिकल के साथ साथ हमारे विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह के सभी कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होंगे।